हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट 2009। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे काफ़ी संख्या में एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल डिटेल के अंदर इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संसद के द्वारा पारित हुआ। ठीक है, कब पारित हुआ? 1 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता का और अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु ये अधिनियम जो है पारित हुआ। ठीक है, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। कब पारित हुआ? 1 दिसंबर 2002 को। ठीक है, इसको महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? 12 दिसंबर 2002 को। ठीक है, इसको प्रकाशित कब किया गया? दिसंबर 2002 के अंदर। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 कै। ठीक है, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 51 कै था मूल कर्तव्य से संबंधित था, उसके अंदर एक नया वाक्यांश तय जो है वो जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, ठीक है, क्रियान्वित करने के उद्देश्य से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 ये पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा पारित कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा द्वारा पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? अगस्त 2009 को। किसकी बात कर रहे हैं? आरटीई एक्ट की, आरटीई एक्ट 2009 की। ठीक है, तो सभी डेट आपको एक एक करके याद रखनी है। गजट में प्रकाशन कब हुआ? 27 अगस्त 2009 को। ठीक है, और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 कै बोल दो या 21A बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन का प्रावधान जो है वो किया गया है। ठीक है, संपूर्ण देश के अंदर कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण देश में भारत में जो है लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, तो भारत इसके तहत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश बन गया? 135वां। ठीक है, तो आरटीई एक्ट से संबंधित एक एक डेट आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों की। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अध्याय 1 से लेकर के 7 तक आपके अध्याय है। ठीक है, 7 अध्याय है और 29 धाराएं हैं। ठीक है, और कुछ उपधाराएं हैं उनकी, तो सभी इसके अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी। इसके अंदर 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 के अंदर क्या है? संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और इसके लागू होने के बारे में बताया गया है। धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं हैं। ठीक है, अध्याय 2 की बात करें तो इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इससे ये संबंधित है। ठीक है, और इसकी धारा 3 के अंदर क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, धारा 4 के अंदर क्या है? प्रवेश ने दिए गई या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए बालकों के लिए विशेष प्रावधान है। धारा 5 के अंदर क्या है? अन्य स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार। ठीक है, तो अध्याय 2 के अंदर ये 3 धाराएं हैं, धारा 3, 4 और धारा 5। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अध्याय 3 की। तो इसमें क्या है? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर आपके धारा 6, धारा 7, 8, 9, 10, 11 तक है। ठीक है, ये धाराएं हैं इसके अंदर। धारा 6 क्या है? समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का स्कूल स्थापित करने का दायित्व। धारा 7 के अंदर क्या है? वित्तीय व अन्य दायित्वों को वहन करने के बारे में बताया गया है। धारा 8 के अंदर समुचित सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और धारा 10 के अंदर माता पिता अभिभावक के कर्तव्य। धारा 11 के अंदर समुचित सरकार का प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था करने के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे इन सभी को हम इसी वीडियो में। नेक्स्ट है अध्याय 4। ठीक है, विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर है आपकी धारा 12 स्कूल के दायित्व। धारा 13 कैपिटेशन फीस वसूल करने पर पाबंदी। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत। धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। धारा 16 कक्षा में रोकने एवं निष्कासन का प्रतिषेध। धारा 17 बालक के शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक। धारा 19 विद्यालय के प्रतिमान और मानदंड। धारा 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। धारा 21 विद्यालय
प्रबंधन समिति। धारा 22 विद्यालय विकास योजना। धारा 23 शिक्षकों की योग्यताएं एवं सेवा की शर्तें। धारा 24 शिक्षकों की कर्तव्य व शिकायतों का निवारण। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 26 विद्यालय में शिक्षकों की रिक्तियों को भरना। धारा 27 गैर शिक्षण प्रयोजनों हेतु शिक्षकों को अभियोजित करने पर प्रतिबंध। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट शिक्षण का कार्य नहीं करना। और अध्याय 5 की बात करें तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। ठीक है, इसके अंदर आपकी धारा 29 और धारा 30 है। धारा 29 है पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन प्रणाली। धारा 30 है परीक्षा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आपका अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी धारा 31 के अंदर है। धारा 32 है शिकायतों का निपटारा। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। ठीक है, और अध्याय 7 है आपका लास्ट वाला, इसके अंदर है धारा 35 निर्देश जारी करने की केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 36 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। धारा 37 सद्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 38 समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति। धारा 39 कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम 3 अध्याय जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक पार्ट और आएगा, उसके अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 निर्मित करके 29 मार्च 2011 को अधिसूचित व लागू किया। ठीक है, तो जो आपका आरटी एक्ट 2009 था उसको राजस्थान के अंदर किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ठीक है, तो ये किसके तहत इसका गठन हुआ है? आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और कब अधिसूचित और कब लागू हुआ? राजस्थान में 29 मार्च 2011 को। ठीक है, ये नियम जो है लागू हुआ। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी व एवं गैर सरकारी प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों, ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित हो। ठीक है, तथा चाहे वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखता हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध रखता हो, अन्य किसी बोर्ड और संस्था से संबंध में, तो इन सभी पर ये जो है ये एक्ट, ये अधिनियम जो है लागू होगा। ठीक है, अब शुरुआत कर लेते हैं अध्याय 1 से। ठीक है, प्रारंभिक। तो इसके अंदर धारा 1 के अंदर क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। ठीक है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2010 से ये जो है प्रवृत्त हुआ है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जो हम डिस्कस कर चुके ऊपर। ठीक है, तो आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2012 जो 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया, इसमें मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 3 के बाद नई उपधाराएं जोड़ी गई 4 व 5। ठीक है, तो ये तो थी धारा 1, धारा 1 की उपधारा 1, धारा 1 की उपधारा 2, धारा 1 की उपधारा 3। ठीक है, और ये जो संशोधन हुआ 2012 के अंदर, उसके तहत धारा 4, उपधारा 4 और उपधारा 5 जोड़ी गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपधारा 4 के अंदर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। ठीक है, उपधारा 5 के अंदर क्या है? इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर ली धारा 1। ठीक है, इसकी ये उपधाराएं हैं 1 से लेकर 5 तक की। अब बात कर लेते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 के अंदर क्या है? परिभाषाएं हैं। ठीक है, ठीक है, तो धारा 2 कै। ठीक है, अब जैसे हिंदी की बात करें तो कै, ख, ग, घ, ड ऐसे। ठीक है, और इंग्लिश में ABCDE ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूसली। तो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी। ठीक है, हिंदी में है धारा 2 कै, इंग्लिश में हो जाएगा धारा 2 A। ठीक है, कै की जगह ए आ जाएगा। तो समुचित सरकार की परिभाषाएं है, क्या बताया गया है? समुचित सरकार से क्या अभिप्राय है? केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, ठीक है, प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार, ये क्या कहलाएगी? समुचित सरकार कहलाएगी। ठीक है, दूसरा, उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में राज्य सरकार या फिर विधानमंडल वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार क्या कहलाएगी? समुचित सरकार कहलाएगी। दूसरी परिभाषा धारा 2 ख के अंदर है।
ठीक है, प्रति व्यक्ति फीस के बारे में है कि प्रति व्यक्ति फीस क्या है। तो प्रति व्यक्ति फीस से क्या आशय है, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय, ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति फीस कहलाएगा। धारा 2 ग के अंदर क्या है, बालक से क्या आशय है, 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक या बालिका, ठीक है। धारा 2 घ के अंदर क्या है, असुविधाग्रस्त अलाभित समूह का बालक, ठीक है, यानी कि कोई निशक्त बालक, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक भौगोलिक भाषाई लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे समूह से के बालक क्या कहलाएंगे, असुविधाग्रस्त व अलाभित समूह के बालक कहलाएंगे। धारा 2 ड के अंदर क्या है, दुर्बल वर्ग के बालक क्या है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है, ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 2(6) की। इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा की क्या डेफिनेशन है, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, ठीक है। धारा 2(6) के अंदर क्या है, किसी बालक के संबंध में संरक्षक क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और इसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है, वो क्या कहलाएगा, बालक का संरक्षक कहलाएगा। धारा 2(j) के अंदर क्या है, स्थानीय प्राधिकारी की डेफिनेशन है, यानी लोकल अथॉरिटी। तो कोई नगर निगम या नगर परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, ठीक है, तो वो क्या है, इसके अंतर्गत विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला, किसी नगर शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय क्या कहलाएगा, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। धारा 2(j) की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ठीक है, इसकी धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होगा। धारा 2(j) के अंदर क्या है, अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना क्या है, राजपत्र में प्रकाशित कोई भी अधिसूचना। धारा 2(ट) के अंदर माता पिता के बारे में बताया गया, किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता, ठीक है। 2(ठ) के अंदर विहित का क्या मतलब है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, ठीक है। अनुसूची क्या है, तो इससे अभिप्राय क्या है, इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची, ठीक है। धारा 2(ढ) से का क्या मतलब है, इसमें विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, ठीक है। विद्यालय का क्या अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित है, क्या क्या, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्व या नियंत्रण अधीन कोई विद्यालय, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय, विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय, और समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय, ठीक है। धारा 2(अ) के अंदर क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो अनुवीक्षण प्रक्रिया की डेफिनेशन दी गई है, किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति क्या कहलाएगी, अनुवीक्षण प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। धारा 2(त) के अंदर क्या है, किसी विद्यालय के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का मतलब बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई विद्यालय या किसी सुभिन्न लक्षण वाला ऐसा अन्य विद्यालय जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। धारा 2(थ) के अंदर क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 2006 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। तो ये सभी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। अध्याय 2 पे आ गए अब हम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। तो धारा 3 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार का वर्णन है, ठीक है। 3(1) के अंदर क्या है, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक, जिसमें धारा 2(d) एवं 2(c) में विनिर्दिष्ट बालक भी शामिल है, इनको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक अपने पड़ोस के किसी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। धारा 3(2) के अंदर क्या प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु बालक से किसी प्रकार की फीस या व्ययों का भुगतान नहीं लिया जाएगा,
ठीक है, और जो उसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से निवारित करे या रोके, ठीक है, तो ऐसा भुगतान नहीं लिया जाएगा। धारा 3(3) के अंदर क्या है, निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को भी, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इसके अध्याय 5 के अनुसरण में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा। और इस धारा के परंतु में क्या प्रावधान किया गया है कि मल्टीपल अक्षमताओं वाले बालक या गंभीर अक्षमता वाले बालक को भी घर पर शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। धारा 4 की बात करें तो इसमें क्या है, ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, उनके लिए विशेष उपबंध धारा 4, जहाँ 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं कराया गया है या वह प्रवेश के बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया था, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहाँ ऐसे बालक को सीधे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया गया है, तो ऐसे बालक को अन्य बालकों के समान स्तर का होने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर और विहित रीति से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु ऐसे बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होगा, ठीक है। धारा 5 क्या है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण के अधिकार से संबंधित है। तो धारा 5(1) के अंदर क्या कहा गया है कि इसके अनुसार किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं होने पर बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु किसी अन्य विद्यालय, यानी विनिर्दिष्ट विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का भी अधिकार होगा। धारा 5(2) के अंदर क्या कहा गया है, यदि किसी बालक को किसी भी कारण से राज्य के भीतर या बाहर एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में जाना पड़े, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु उस अन्य विद्यालय, जो कि धारा 2 है, ठीक है, इसके उपखंड 2 और 4 में विनिर्दिष्ट विद्यालय है, उसको छोड़ करके उनमें स्थानांतरित कराने का अधिकार उसको होगा, ठीक है। धारा 5(3) के अंदर क्या कहा गया है, ऐसी स्थिति में उस विद्यालय जिसमें बच्चा अंतिम पढ़ रहा था, उसका प्रधानाध्यापक या इंचार्ज ऐसे बालक को अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी जारी करेगा। और अगर इसमें अनावश्यक देरी होगी टीसी जारी करने में, तो प्रधानाध्यापक या भार साधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इस कारण हस्तांतरण प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी उस अन्य विद्यालय में उक्त बालक को प्रवेश नहीं देने या प्रवेश देने से इनकार करने का आधार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि उस बच्चे को एडमिशन देना ही होगा, विदाउट टीसी भी देना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अध्याय 3 की। इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसकी धारा 6 के अंदर क्या कहा गया है, विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पड़ोस या निर्धारित क्षेत्र या विहित सीमा के भीतर विद्यालय न होने पर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 वर्ष के भीतर एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। धारा 7 की बात करें तो इसके अंदर वित्तीय व अन्य दायित्वों का वहन करने के बारे में बताया गया है। धारा 7(1) में क्या कहा गया है, केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित निधि और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं वो उपलब्ध कराने हेतु समान रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगी। धारा 7(2) के अंदर कहा गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार पूंजीगत एवं आवर्ती व्ययों के प्राकलन यानी एस्टिमेट वो तैयार करेगी। धारा 7(3) के अंदर क्या कहा गया है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से समय समय पर परामर्श उपरांत धारा 7(2) में निर्धारित किए गए व्ययों के उक्त परामर्श में निर्धारित प्रतिशत के बराबर अनुदान एवं सहायता राज्य सरकारों को प्रदान करेगी, ठीक है। तो केंद्र सरकार भी सहयोग प्रदान करेगी। धारा 7(4) के अंदर क्या कहा गया है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति से यह निवेदन कर सकेगी कि वह सभी के तहत गठित वित्त आयोग को किसी राज्य सरकार को इस उद्देश्य हेतु आवश्यक वित्त की आवश्यकता की जांच करने एवं सलाह देने का आदेश प्रदान करे। धारा 7(5) के अंदर क्या कहा गया है, उपयुक्त उपधारा 7(4) में उल्लेखित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार वो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं प्राप्त राशियों एवं अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक धनराशियां उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट धारा 7(6), इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 29 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क विकसित करेगी, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानक और प्रतिमान विकसित करके उन्हें लागू करवाएगी। साथ ही राज्यों को नवाचारों को प्रोत्साहन देने, शोध कार्यों एवं क्षमता निर्माण आदि कार्यों हेतु तकनीकी सहायता और वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारा 8 की। तो इसमें समुचित सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार
धारा 8 के अंदर कहा गया है कि समुचित सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके परंतु में कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित या नियंत्रित विद्यालय के अलावा बालक को किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलाने पर माता पिता अभिभावक इस हेतु व्यय की गई राशि का सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। ठीक है। अनिवार्य शिक्षा पद से समुचित सरकार के से क्या आशय है? ठीक है, तो अनिवार्य शिक्षा का मतलब है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता, ये है अनिवार्य शिक्षा। धारा 8 के अंदर क्या कहा गया है कि धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। धारा 8 के अंदर क्या है, यह सुनिश्चित करेगी, किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है समुचित सरकार की। ठीक है, तो सभी के अंदर समुचित सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो समुचित सरकार क्या सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो। ठीक है, धारा 8 के अंदर क्या है? अवसंरचना। ठीक है, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी और अधिगम सामग्री भी है, तो समुचित सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। धारा 8 के अंदर क्या है? धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? समुचित सरकार उपलब्ध कराएगी। धारा 8 के अंदर क्या है? प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। धारा 8 के अंदर क्या है? अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। धारा 8 के अंदर क्या है? प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी। लास्ट है धारा 8 तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कौन करवाएगा? समुचित सरकार कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका धारा 9, तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी क्या करेगा? धारा 9 के अंदर बताया गया है प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा, परंतु जहां किसी बालक को यथास्थिति उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्व अधीन, नियंत्रणाधीन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहाँ ऐसा बालक या यथास्थिति उसके माता पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार जो है नहीं होगा। ठीक है, धारा 9 के अंदर क्या कहा गया है? धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा सुनिश्चित? स्थानीय प्राधिकारी करेगा। तो ये धारा 8 से सिमिलर है। धारा 8 के अंदर समुचित सरकार कर रही थी, इसमें धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकारी कर रहा है। ठीक है, 9 के अंदर क्या कहा गया है? यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए या किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित न हो। 9 के अंदर कहा गया है अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की ऐसे रीति में जो विहित की जाए उसको अभिलेख करेगा। ठीक है, कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी करेगा। 9 के अंदर कहा गया है अपनी आधिकारिकता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी करेगा। 9 के अंदर कहा गया है अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और शिक्षा सामग्री भी है, उनको उपलब्ध कौन कराएगा? स्थानीय प्राधिकारी कराएगा। 9 के अंदर कहा गया है धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कौन कराएगा? स्थानीय प्राधिकारी। 9 के अंदर कहा गया है अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा कौन? स्थानीय प्राधिकारी। 9 के अंदर कहा गया है प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा कौन? स्थानीय प्राधिकारी। 9 के अंदर कहा गया है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थानीय प्राधिकारी उपलब्ध कराएगा। 9 के अंदर क्या है? घुमंतु और प्रवासी परिवारों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी। 9 के अंदर कहा गया है अपनी आधिकारिकता के भीतर विद्यालयों के कार्यक्रम को मॉनिटर कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी करेगा। 9 के अंदर क्या है? शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय कौन करेगा? स्थानीय प्राधिकारी। अब आपकी बच गई धारा 10। तो अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों, संरक्षित बालकों 6 से 14 वर्ष के, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु नजदीक के किसी स्कूल में प्रवेश दिलाएं। धारा 11 के अंदर क्या है? 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने एवं सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की व्यवस्था कराने हेतु समुचित सरकार ऐसे बालकों को प्री स्कूल
शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए आपके 3 अध्याय कंप्लीट। ठीक है, बचे हुए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।